तो एक्टिविटी हो गई, सबसे पहली चीज एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी के बाद हम लोग सेकेंड चीज क्या चेक करेंगे, वेदर इज इट अ सप्लाई और नॉट अ सप्लाई। जो एक्टिविटी है वो जरूरी नहीं कि सप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल क्वारंटाइन हो, आपने सोचा कि हमें मास्क बनाना चाहिए, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग मास्क बनाते हैं, मास्क बना के बेचते हैं। तो अगर आप मास्क बना के बेच रहे हो, आपको कुछ पैसा ले रहे हो लोगों से, उसको बेच रहे हो, तो दैट विल बी एन एक्टिविटी एंड दैट विल ऑल्सो बी अ सप्लाई, क्योंकि आप उसके लिए कुछ ले रहे हो। नॉट अ सप्लाई कब होगा, जब, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ, तो हम लोगों ने डॉक्टर्स और पुलिस के लिए फेस शील्ड बनाई थी। अगर आपने कभी भी टीवी में देखा हो तो ऐसा प्लास्टिक का एक शील्ड होती है जो पूरा फेस कवर करती है, वो हमने डोनेट करी थी। तो हमारा जो एक्टिविटी थी दैट वाज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि हम लोगों को उसके अगेंस्ट कुछ मिल रहा था क्या, कुछ कंसीडरेशन चार्ज कर रहे थे क्या, नहीं। तो आज हम पूरा डिस्कशन जो रहेगा वो इस पे ही रहेगा। इनफैक्ट ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा सप्लाई का ही चैप्टर है, एंड दैट इज व्हाई सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। क्योंकि अगर आपको कोई भी जीएसटी लगाना है तो सबसे पहले सप्लाई होना जरूरी है, इसलिए आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर सप्लाई है तो उसके बाद हो सकता है वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो। टैक्सेबल है उसके बाद भी गवर्नमेंट हो सकता है उसको नील रेट पे टैक्स रखे, या फिर गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ ऑल्दो दिस इज टैक्सेबल बट हमने इसको एग्जम्प्ट कर रखा है, और या तो वो टैक्सेबल होगा। अगर एग्जम्प्ट होगा तो वापस से दो बातें होगी, या तो आप एसईजेड को सप्लाई करोगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसमें से, ये सब हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। तो जो पूरा आपका सिलेबस है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और ये जो सारी एक्टिविटीज है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं जैसे आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। तो या तो आप एसईजेड को सप्लाई करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो वो जीरो रेटेड होता है, और अदर देन दैट है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद अगर टैक्सेबल है तो आप ये देखोगे कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 में आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। देन नॉर्मल टैक्स पेयर हो या तो आप कंपोजिशन डीलर हो, उसके बाद आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और टैक्स पेमेंट एक बार लाइबिलिटी आ गई तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि लाइबिलिटी किसको पे करनी है। जनरली जो सप्लाई करता है, जो गुड्स बेचता है, जो सर्विसेज देता है, उसको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बता रखा है कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पे, मतलब जो सर्विसेज ले रहा है या फिर जो गुड्स ले रहा है उसको पेमेंट करना पड़ता है। फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट या तो आप कैश से करोगे या आपके पास अगर आईटीसी का बैलेंस है वो, और रिवर्स चार्ज की भी दो कैटेगरी होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज फ्लो ऑफ जीएसटी, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आई रिपीट। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जीएसटी में क्या होती है, तो वो होती है सप्लाई। क्योंकि अगर सप्लाई ही नहीं हुआ, कोई भी एक्टिविटी को अगर आप सप्लाई ही कंसिडर नहीं करोगे तो ये बाकी सारी चीजों का क्वेश्चन ही नहीं आता, ये इन सब चीजों में आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। इसलिए कभी भी आपके पास कोई एडवाइस मांगने आएगा तो सबसे पहले आप क्या डिटरमाइन करोगे, उसकी एक्टिविटी सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। तो अब इस नोट पे, ऑन दिस नोट वी स्टार्ट टुडेज सेशन, कि हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। अब आप सोचोगे टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको पता भी होगा। तो टैक्सेबल इवेंट वो होता है, वो इवेंट जिसमें टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन हो। जब टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन हो, तो जीएसटी के पहले ये इवेंट नहीं होता था क्या, तो जीएसटी के पहले भी ये इवेंट होता था। जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी, जैसे ही आपने मैन्युफैक्चर किया आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सेल्स टैक्स कब लगता था, जब आप सेल्स करोगे, सेल करोगे, गुड सेल करोगे, तो आपको सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे ही एंट्री टैक्स एंट्री पे लगता था। और सर्विस कब लगती थी, अगर आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी है तो आपको लगती थी, तो उसके ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। अब जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो ये जो टैक्सेबल इवेंट है ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये एक्ट में ही लिख रखा है कि जीएसटी कब लगेगा, जब आप सप्लाई कर रहे हो। तो कोई भी अगर आप लॉ उठाओगे, टैक्स लॉ, तो उसमें एक चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन बोले तो
वो सेक्शन जो बताता है कि टैक्स कब लगेगा, किस पे लगेगा, कितना लगेगा। तो अगर हम लोग सेक्शन एक्ट्स की बात करें तो जीएसटी में बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो एक्ट पढ़ने वाले हैं, सीजीएसटी और आईजीएसटी जो सिलेबस में है। सीएस के सिलेबस में जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी है, तो वो हम लोग कवर नहीं करेंगे, हम लोग सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट करेंगे। कॉम्पनसेशन सेस का हम बाद में देखेंगे क्या करना है वैसा। तो ये दोनों एक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट को। अब ये जो दोनों एक्ट्स हैं, अच्छा आपको पता है कि हम लोग एसजीएसटी एक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एसजीएसटी एक्ट भी तो एक एक्ट है। हम लोग वो इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सीजीएसटी एक्ट है और जो एसजीएसटी एक्ट है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। जो भी सेक्शंस सीजीएसटी एक्ट में रहते हैं सेम टू सेम सेक्शंस हर स्टेट के एसजीएसटी एक्ट में भी रहते हैं। इसलिए अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो आपको आईजीएसटी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। इसलिए हम लोग दो एक्ट पढ़ने वाले हैं। अब ये जो दोनों एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, इन दोनों का जो चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है कि टैक्स कब लगेगा, कहां पे लगेगा, तो सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन है वो है 9(1) चार्जिंग सेक्शन, और जो आईजीएसटी एक्ट है उसका है 5(1). अब ये दोनों सेक्शन क्या बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख रखी है। ये दोनों सेक्शन की लैंग्वेज है विच इज कॉमन। देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी एक्ट या फिर आईजीएसटी एक्ट एज द केस में बी ऑन ऑल इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट। तो सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा होगा कि देयर शैल बी लेवीड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज। सप्लाईज वर्ड यहाँ पर मेन है। और आईजीएसटी एक्ट में क्या लिखा होगा कि देयर शैल बी लेवीड आईजीएसटी ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो अब यहाँ पे सप्लाई का वर्ड आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि टैक्स लगेगा, और टैक्स पे लगेगा सप्लाई पे, तो सप्लाई हो गया आपका टैक्सेबल इवेंट। अब आपको कॉपी उठानी है और पेन उठाना है और जैसा मैं बोलता हूं आपको वैसे करना है। तो मैं अभी नया पेज खोल लेता हूं, ये मेरा नया पेज है। अगर मैं इस पेज को, अब आपके पास तो दो पेजेस अलग अलग हैं, मुझे आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। तो सपोज ये आपके दो पेजेस हैं, ये हो गया आपका लेफ्ट पेज और ये हो गया आपका राइट पेज। आपके पास ये दो पेजेस हैं। अब आपको लिखना चालू करना है। तो हम लोग बनाने वाले हैं समरी किस चीज की, सप्लाई की। ठीक है, आई होप आप लिख रहे होंगे साथ में। तो सप्लाई में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सप्लाई में हम लोग चार चीजें पढ़ने वाले हैं। ऐसा रहेगा। तो ये जो लेफ्ट पेज है इसमें हम दो चीजें लिखने वाले हैं, राइट पेज जो है उसमें हम दो चीजें लिखने वाले हैं, उसके अंदर की चीजें। तो ये जो चैप्टर ये पूरा इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सप्लाई में सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है, पबजी वाला स्कोप नहीं है ये दूसरा स्कोप है। इसका स्कोप मतलब ये होता है कि ये सप्लाई के अंडर क्या क्या चीजें आती है। कब आप बोलोगे कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है, कब आप बोलोगे कोई एक्टिविटी सप्लाई नहीं है। तो उसके स्कोप में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जैसे जैसे डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको हम लोग फिल इन करते जाएंगे कि जो एक्ट में क्या लिखा है। मैं खुद अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो एक्ट में लिखा है हम लोग वैसे के वैसे सेम टू सेम चार्ट बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप। सेकेंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को मतलब जैसे नॉर्मली बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई एक जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो उस केस में हमको क्लासिफिकेशन की भी बहुत जरूरत रहती है। तो गवर्नमेंट खुद बता देती है कि ये जो सप्लाई है इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, या फिर ये जो सप्लाई है उसको हम स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए एक शेड्यूल है, शेड्यूल 2। ये सब सीजीएसटी एक्ट का ही है। शेड्यूल 2 में सीजीएसटी एक्ट में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 2, इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा है। देन देयर इज नेगेटिव लिस्ट। अब नेगेटिव लिस्ट क्या होता है, ये नेगेटिव लिस्ट मतलब वो सब सप्लाईज जो कि सप्लाई की डेफिनेशन में तो आ रहे हैं, दे आर सप्लाईज।
अगर आप डेफिनेशन को, ये जो स्कोप है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उस एक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये सप्लाई है, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल हो रहे हैं। बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है स्पेसिफिकली कि ये सप्लाई है, ऑलरेडी हमको पता है, बट हम मान रहे हैं कि सप्लाई नहीं, आप इसको सप्लाई से हटा दो स्पेसिफिकली। तो इसमें भी दो चीजें हैं, एक है शेड्यूल 3 जिसमें कुछ सर्विसेज हैं, हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम भरते जाएंगे। और एक है नोटिफाइड, तो मतलब गवर्नमेंट ने शेड्यूल में डाल दी है कुछ सर्विसेज जो कि सर्विसेज जो सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सप्लाई होंगे तो भी आपको मानना है कि दीज आर नॉट सप्लाई, दीज आर आउटसाइड जीएसटी। और देन कुछ नोटिफाई भी कर रखा है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई है और इसमें 2 सप्लाई आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो है ये सेक्शन 8 है और ये जो पूरा है दिस इज सेक्शन 7। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेक्शन 7 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट और ये है सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो हम लोग अब प्रोविजन पे जाते हैं कि सेक्शन 7 बोलता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, चार्जिंग सेक्शन में गए और सारे चार्जिंग सेक्शन क्या बोलते थे हमको कि टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स लगेगा सप्लाई पे। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछोगे कि सप्लाई साला होता क्या है। तो अब हम देखते हैं सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई एक्ट में स्पेसिफिकली एक सेक्शन ही दे दिया है उसको जनरली आपको पता होगा कि डेफिनेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, सेक्शन 2 में होती है। लेकिन सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने एक अलग ही सेक्शन बना दिया है उसके लिए। तो सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट का, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 7 आप याद रखो और आप लिखोगे एग्जाम में तो इट विल बी यू नो इट विल गिव गुड इम्पैक्ट। और एमसीक्यू में भी आ ही सकता है कि सेक्शन सप्लाई का सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 7 आपको याद रखना पड़ेगा। अब सप्लाई के लिए क्या दे रखा है, सप्लाई इंक्लूड्स, सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दे रखा है, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब इंक्लूसिव अब जो डेफिनेशन होती है ना वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो इंक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव मतलब क्या होती है, गवर्नमेंट ने अपना स्कोप खोल रखा है पूरा कि आप, हम लोग बता रहे हैं कि ये सब चीजें तो सप्लाई है ही, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, और इससे रिलेटेड अगर कुछ और भी होगी तो वो भी आपको सप्लाई मानना पड़ेगा। और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अगर होती तो वो क्या होती कि सप्लाई मींस मतलब क्या कि सप्लाई ये सब चीजें होती है, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि इंक्लूड्स की ये सब चीजें तो इंक्लूड होगी ही, अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी है तो वो भी इंक्लूड होगी। तो सप्लाई इंक्लूड्स क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सप्लाई में क्या आना चाहिए, सप्लाई की डेफिनेशन में ही सप्लाई डाल दिया, बहुत बढ़िया। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि गुड्स या सर्विस होना चाहिए। एक सेकेंड गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियोस बंद रखें क्योंकि मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है आपको मतलब देखकर वैसा। तो सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए कि या तो गुड होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए। आपको यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करना स्टार्ट करना है कि या तो गुड होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, गुड और सर्विस, और यहाँ पे फिर आप 2 बना सकते हैं कि गुड्स और सर्विस ऐसा। इसके अंदर 4 चीजें आएगी तो उतनी स्पेस रख लेना। यहाँ पे स्पेस कम रहेगी तो भी चलेगा शेड्यूल 2 में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन ही है और यहाँ पे हम ज्यादा कुछ लिखने वाले नहीं है। तो ये वाली जो स्पेस है ये आप अच्छी रख लेना, यहाँ पे 4 चीजें आएगी 1 2 3 और ये 4। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस होना चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, देन क्या क्या हो सकता है उसमें, इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल और लीज। तो ये सब चीजें होगी तो सप्लाई होगा। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ सप्लाई।
ठीक है, फॉर्म्स के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं, इसमें भी ज्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जरा सा ही आएगा, इतना से में आ जाएगा। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, देन made or agreed to be made for a consideration. Consideration is very important. अगर आपको किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई बोलना है तो आपको उसके लिए कुछ मिलना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जब तक आप नहीं कमा रहे हो हमको कोई टेंशन नहीं है, बट जिस टाइम से आपने पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिए उस टाइम से आपकी जो एक्टिविटी है वो हम उसको क्या कंसिडर कर लेंगे कि वो है अब एक सप्लाई। तो कंसिडरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि एक एक्टिविटी सप्लाई तभी बनेगी जब उसके लिए कुछ कंसिडरेशन हो, तो यहाँ पे कंसिडरेशन लिखना पड़ेगा। और लास्ट है हमारा बाय अ पर्सन, और ये पर्सन की डेफिनेशन में हर कोई इंक्लूडेड है, तो इसलिए इस पे इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सप्लाई में सब पर्सन में सब आ जाता है, इंडिविजुअल, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब आ जाते हैं, जो आप सोच सकते हो सब आता है, गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो इसीलिए आपको इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। बट नेक्स्ट चीज स्ट्रेस देने की जरूरत क्या है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस भी होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है, अगर आप कुछ पर्सनल चीज कर रहे हैं तो उस पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मेरे यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा आपको हौच पौच लग सकता है, ठीक है। अब उसके आगे क्या दे रखा है, अब हमारा क्लॉज ए खत्म हो गया। क्लॉज बी में क्या दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको भी सप्लाई मानेंगे। अब इन्होंने एक्सेप्शन दिया है कि जनरली क्या होता है, आपका जो सप्लाई है वो कब मानेंगे, जब वो बिजनेस की उसमें हो, जब आपके बिजनेस में अगर आप कुछ सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो तो ही उसको सप्लाई मानेंगे, सर्विस या गुड्स। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, बिजनेस का एक्सेप्शन आ गया आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई सर्विस, भले ही वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, तो भी उसको आप उस पे आपको उसको सप्लाई मानेंगे। और लास्ट जो है सी क्लॉज जो है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो कुछ एक्टिविटीज क्या है जो अगर, अब ये इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में अगर कुछ सप्लाई है जो बिना कंसिडरेशन के भी है, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी क्या होगा, उसमें आपको सप्लाई उसको मानेंगे, ठीक है। तो स्कोप में क्या दे रखा है कि 4 चीजें होना जरूरी है, गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, फॉर्म ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली बता रखा है कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ये सब सप्लाई होगा, कंसिडरेशन होना जरूरी है, एक्सेप्ट अगर वो शेड्यूल 1 का कुछ सप्लाई हो। शेड्यूल 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज आने वाली है। देन बिजनेस में होना चाहिए, और बिजनेस का एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये बिजनेस में नहीं हो तो भी सप्लाई मानेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी, आप अपना घर बना रहे हैं, आपने आर्किटेक्ट बाहर से बुलाया है कि मुझे एफिल टावर जैसा घर बनाना है, तो पेरिस से आपका जो आर्किटेक्ट है वो आया है, वो आपको सर्विस दे रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं आप सर्विस, आप बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आप उससे अपना घर बनवा रहे हैं, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो अब हम लोग अब डिटेल में जा रहे हैं कि गुड्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सर्विस क्या होता है और वो सब, और ये जो बाकी की सब चीजें हैं। देन शेड्यूल 2 के बारे में लिखा है कि शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट बताती है कि कब क्लासिफाई करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 2, तो यहाँ से शेड्यूल 2 का आ रहा है। देन शेड्यूल 3 और नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सबसेक्शन 2 में सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में क्या बोल रही है कि जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में दे रखी है या फिर जो हम बाद में नोटिफाई करेंगे वो सबको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये जो नेगेटिव लिस्ट है इसमें हमने ऑलरेडी डाल दिया है कि शेड्यूल 2 और ये जो नोटिफाइड है ये, और देन लास्ट में गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है कि जब भी उनकी इच्छा होगी वो बता देंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस सप्लाई को गुड्स बोलना है, किस सप्लाई को सर्विसेज बोलना है। तो इसका ये यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको नहीं चाहिए, बट जो बाकी सब चीजें वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप।
अब स्कोप में हम लोग को क्या पढ़ना है सबसे पहले कि गुड्स और सर्विस। अब ये गुड्स और सर्विस होता क्या है, गुड्स क्या होता है, सर्विस होता है, हर चीज की आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या बोला है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब क्या होती है, जिसको आप हिला सको। आप अपने लैंड को हिला सकते हो क्या, नहीं। आप अपनी बिल्डिंग को हिला सकते हो क्या, नहीं। तो वो सब क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स के लिए सबसे पहली चीज होना क्या जरूरी है कि इट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन एक्सेप्शन दे रखा है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज मैंने रेड में लिख रखा है। आपको वापस याद दिला दूं, बुक का स्ट्रक्चर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑरेंज में है। तो आपको जब समरी वाइज पढ़ना है तो ऑरेंज ऑरेंज पढ़ लेंगे। जो भी एक्सेप्शंस है वो रेड में है। यहाँ पर ये गुड्स की डेफिनेशन का एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसको रेड में लिख रखा है। फिर इंक्लूजन्स है, बट इंक्लूड्स, तो ये हमने ग्रीन में लिख रखा है। तो गुड्स का क्या हो गया, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दो। तो यहां पर मैं माइनस लिख रहा हूं मनी एंड सिक्योरिटीज। तो गुड्स की डेफिनेशन से क्या निकल गए, मनी और सिक्योरिटीज। और कुछ इंक्लूड कर रहा हूं तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऐड क्या करना है, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to land which are to be severed before supply। तो मतलब क्या हुआ कि आपके जो एक्शनेबल क्लेम हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे लॉटरी टिकट होती है उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। तो वो सब चीजें जो कि आप क्लेम कर सकते हो कुछ एक्शन करने के बाद, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्शनेबल क्लेम क्या है इसी चैप्टर में आगे, इसलिए मैं अभी इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। देन अगर कोई क्रॉप्स है, ग्रास है और कुछ भी थिंग्स जो कि लैंड से अभी अटैच्ड है बट सप्लाई के पहले आप उसको निकाल लोगे तो उसको क्या बोलोगे, गुड्स। तो क्या दो चीजें इंक्लूड करनी है हमको, एक तो एक्शनेबल क्लेम ये हम ऐड कर देंगे, और एक और चीज ऐड करेंगे क्रॉप या ग्रास। तो ये आपकी समरी है, धीरे धीरे तैयार होती जाएगी। अब ये आपकी कैसे दिख रही है कि गुड्स हो गए। तो स्कोप में सबसे पहले क्या है कि या तो गुड्स होना चाहिए। गुड्स मतलब क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम एंड क्रॉप्स एंड ग्रास, ठीक है। देन हम लोग आगे जाते हैं। ये हो गई आपकी गुड्स की डेफिनेशन कवर, सेक्शन 2 में दे रखा है। अब देखते हैं सर्विसेज क्या होती है। तो सर्विस में भी क्या दे रखा है, इट मींस एनीथिंग, एनीथिंग विच इज अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। तो इन्होंने और बोला है कि भाई जो गुड्स नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है और मनी नहीं है, वो क्या हो गई, सारी सर्विसेज। तो यहाँ पर सर्विस की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, अगेन सेक्शन 2 है। तो क्या क्या हटा रखा है, इसमें से गुड्स हटा दो, इसमें से मनी हटा दो और इसमें से सिक्योरिटीज हटा दो। तो ये क्या हो गई, आपकी सर्विस हो गई। बट इसमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करना है, इंक्लूड्स भी है, includes activities relating to use of money or its conversion। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे कभी आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप दुबई जा रहे हैं, ठीक है। तो दुबई जाओगे तो वहां पे इंडियन करेंसी चलती है क्या, आपके पास तो INR है, वो नहीं चलती है। आपको दिरहम बाय करना पड़ेगा। वो कहाँ से बाय करोगे, आप करोगे एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास जाओगे, उसको बोलेगे कि ये ले पैसे रुपीज एंड गिव मी दिरहम्स, ठीक है। तो वो आपको जितने आप पैसे दोगे सेम उसी रेट पे, जो RBI का रेफरेंस रेट रहता है एक, सेम उसी रेट पे आपको वापस दे देगा क्या, नहीं। वो आपको क्या बोलेगा, कुछ कमीशन काट के देगा। तो वो जो कमीशन है वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि उसको हम मनी में काउंट नहीं करेंगे। दैट इज नॉट अ मनी। आप क्या कर, दैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन इन मनी। आप उसमें मनी का लेन देन नहीं कर रहे हो। उसमें जो कमीशन वाला पोर्शन है दैट इज अ सप्लाई, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। तो वो आपको कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए जो यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन है वो आपका सर्विसेज में इंक्लूड होगा। या फिर एक और एग्जांपल, आप बहुत जगह देखोगे तो किराने की शॉप्स पे लिखा हुआ रहता है यहाँ पर कटे पुराने नोट्स बदले जाते हैं।
तो आप क्या करते हो, आपके पास जो भी ऐसे पुराने नोट्स हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, वो आप उसको दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज का नोट दिया, तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा 95 रुपीज, जो कि अच्छे नोट्स होंगे, जो कि चल जाएंगे। तो वो जो 5 रुपए है वो उसका कमीशन है। दैट इज नॉट मनी की डेफिनेशन में, मतलब मनी की उसको मनी मान के उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। वो जो 5 रुपए है दैट इज अ सर्विस, दैट इज कन्वर्जन चार्जेस, और उस पे उस दुकानदार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंक्लूड क्या हो जाएगा सर्विस की डेफिनेशन में, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड में आपका आ गया कन्वर्जन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आपकी सर्विस की डेफिनेशन हो गई। और एक और एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि सर्विसेज इंक्लूडिंग फैसिलिटी और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अब ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज क्या है, तो वापस से आपको याद दिला दूं कि गुड्स की डेफिनेशन में से सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड है। मतलब सिक्योरिटीज मतलब क्या, आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटीज होते हैं। तो अगर आप ये सब सिर्फ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जैसे गुड्स खरीदते बेचते तो उसपे जीएसटी लगता है, बट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं पे तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। उस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो जीएसटी से बाहर है, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर है और सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर है। राइट, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में उसमें ये दे रखा है कि आप जब सिक्योरिटीज बेचते हैं तो आप कभी भी, आपको अगर आपका डीमैट अकाउंट हो तो आपको पता होगा कि आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज नहीं बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, और स्टॉक ब्रोकर आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि वो जो स्टॉक ब्रोकर जो कमीशन चार्ज करता है दैट इज अ सर्विस ही इज प्रोवाइडिंग, तो उस पर जीएसटी लगेगा। देन एक्शनेबल क्लेम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम एक्शनेबल क्लेम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज मतलब ये वाली एक्सरसाइज नहीं, एग्जांपल्स वाली एक्सरसाइज। सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अब लॉटरी टिकट्स क्या है, एक्शनेबल क्लेम। बताओ ये गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है? हमने स्पेसिफिकली बोला था कि जो एक्शनेबल क्लेम है दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, तो उसको सप्लाई मानेंगे क्या? यस, दिस एक्टिविटी विल बी इंक्लूडेड। डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक। आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। अगर आपने 100 रुपए का नोट बैंक में जमा किया, तो गवर्नमेंट तो जो बैंक है वो आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट करेगा? ऑब्वियसली 100 ही करेगा। तो इट इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी एंड दिस इज नॉट अ सप्लाई। देन टेकिंग अ लोन। आपने लोन लिया है किसी से, मतलब आपने क्या किया, किसी से पैसे ले लिए और उसको आप बाद में देंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन इन मनी एंड दिस इज नॉट अ सप्लाई। देन सेल एंड परचेज ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, और सिक्योरिटीज दोनों जगह से एक्सक्लूडेड है। राइट, सिक्योरिटीज मनी जो गुड्स की डेफिनेशन है उससे भी एक्सक्लूडेड है, और सर्विस की डेफिनेशन से भी एक्सक्लूडेड है। तो इसीलिए सेल एंड परचेज ऑफ derivatives will be not not a security, sorry, not a supply. Then मैं 2 मिनट के लिए आपको होल्ड करने के लिए बोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे कॉल आ रहा है। तो आप 2 मिनट अगर चाहें तो आप पानी पी के आ सकते हैं। आई विल बी बैक। गाइस सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया था जो कि मुझे अटेंड करना जरूरी था, बट आई एम बैक। तो क्या आप वापस आ चुके हैं कि आप चले गए हैं घूमने फिरने, ब्रेक लेने? ओके, ठीक है। तो मैं वैसे भी एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ, तो आई विल स्टार्ट अगेन, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ग्रेट। तो देन वापस फिफ्थ वाला पॉइंट, ब्रोकरेज फीस से ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो जैसा कि मैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है
कि अगर ब्रोकरेज है, कमीशन फीस है ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे ऊपर कि इट विल बी अ सप्लाई। फीस चार्ज बाय फॉरेक्स डीलर वाइल कन्वर्टिंग मनी, हमने वापस से इसका एग्जांपल लिया था, इट विल बी अ सप्लाई, राइटली सेड कौशल। देन HP, इट इज इंक्लूडेड, राइट। देन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पे बात हुई है क्या? हाँ हुई है। गुड्स में क्या लिखा था कि गुड्स इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। देन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का सेल ऑफ परचेज इज नॉट अ सप्लाई। वेरी राइट, आप लोग बहुत सही जा रहे हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम, सेबी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। उसके लिए जीएसटी में एक सर्कुलर आया है कि उसको सर्विस मानेंगे, गुड्स मानेंगे, क्या मानेंगे। तो उसमें ऐसा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कभी भी आपने दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट किया कि 100, फॉर एग्जांपल इस महीने के एंड में मैं तुझे 100 शेयर्स रिलायंस के दूंगा। अब क्या हुआ कि जब आपके दिन पास आने लग गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है वो पास आने लग गई, आपको वो 100 शेयर्स कहीं पे भी शेयर्स कहीं पे भी कोई बेच नहीं रहा है, आपको वो मिल नहीं रहे हैं शेयर्स। ये अभी 100 की बात है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि 100 तो इसलिए मिल जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों में बात होती है। तो अगर आपको वो मिल नहीं रहे हैं तो आप उसको बोरो कर सकते हैं। बोरो मतलब क्या? कुछ टाइम के लिए आप उसको बोरो कर सकते हैं। बट क्या बोरो फ्री में हो जाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, जो बोरो, जो लेंडर है, जो लेंड करेगा आपको, आप कौन हो? आप बोरोअर हो, और आपको क्या चाहिए? 100 शेयर्स चाहिए, शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आपके पास, आपको जाना पड़ेगा एक इंटरमीडियरी के पास। इंटरमीडियरी ब्रोकर्स ही होते हैं, जो कि सेबी ने बोल रखा है कि हाँ यू कैन एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। आप इंटरमीडियरी के पास जाओगे और उसको बोलोगे मुझे 100 शेयर्स रिलायंस की चाहिए फॉर 10 डेज। अब ये जो इंटरमीडियरी है वो किसी को, ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास वो शेयर्स हैं, और वो एक ट्रांजेक्शन करवाएगा कि हाँ 10 दिन के लिए आपको जो लेंडर है वो सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी के थ्रू आपको दे देगा 10 दिन के लिए। अब इस पे क्लैरिफिकेशन ये आया है कि अगर आप इसको प्राइमा फेसी देखो तो आपको क्या लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन तो सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है और इसको बाहर रहना चाहिए। बट सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन कब होगा? जब आप वो सिक्योरिटीज को परमानेंटली बेच रहे हो, परमानेंटली दे रहे हो, बाय या सेल कर रहे हो सिक्योरिटीज, तो ही वो ट्रांजैक्शन जीएसटी से, सप्लाई से बाहर जाएगा। इस केस में आप परमानेंटली दे रहे हो क्या? नहीं, 10 दिन बाद वो वापस से आपके पास आ जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। किस अमाउंट पे? सिक्योरिटी वाले अमाउंट में नहीं, आपको इस पे करना पड़ेगा जो रेंट आप दे रहे हो। अगर जो लेंडर जो है वो फ्री में देगा क्या सिक्योरिटीज 10 दिन के लिए? नहीं, वो कुछ रेंट चार्ज करेगा, तो वो जो रेंट है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, जो इंटरमीडियरी है वो फ्री में ये काम करेगा क्या? नहीं, वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा, तो उस पे इंटरमीडियरी को भी कमीशन पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, वो सप्लाई में इंक्लूडेड है। तो ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ अगर आप ऑरेंज ऑरेंज ही पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्रक्स कि ये क्या है, राइट। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। तो ये हमारा जो गुड्स और सर्विस वाला सेक्शन है वो खत्म हो गया है। अब हम आ रहे हैं फॉर्म्स पे कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई तो किस किस को सप्लाई में इंक्लूड कर रखा है। तो सेल एंड ट्रांसफर, अगर आपने कुछ चीज बेची है तो वो एक सप्लाई है। अगर आपने कुछ चीज ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर मतलब क्या? आपने उसकी पोजेशन ट्रांसफर करी है, तो भी उसको सप्लाई मानेंगे, भले आपने उसको नहीं बेचा है। जैसे पहले टैक्स कब लगता था? सेल्स टैक्स, वो सिर्फ सेल्स पे लगता था ये। और जैसे अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर करा है, भले ही आपने किसी दूसरे स्टेट में अपने गुड्स भेजे हैं पर बेचे नहीं है, आपकी फैक्ट्री थी एक स्टेट में, आपका एक डिपो है दूसरे स्टेट में, आपने कुछ गुड्स भेजे हैं फ्रॉम योर फैक्ट्री टू योर डिपो पहले, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि टैक्स हमेशा सिर्फ सेल्स पे होता था। अब सप्लाई में क्या बोला है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर, तो अगर आपने ट्रांसफर भी करा है तो भी वो सप्लाई मानेंगे।
और अब वो सप्लाई कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे वो हम थोड़ा आगे और पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में, ट्रांसफर वाले को। तो ट्रांसफर में अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप उसको होल्ड करके रखना, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो सेल एंड ट्रांसफर हो गया। देन बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर एंड एक्सचेंज बोले तो आप बन गए सीएस, आपका एक फ्रेंड है वो है सीएस, आपने सीए को बोला, सीएस फ्रेंड जो है उसने सीए को बोला कि आप मेरे लिए मेरी रिटर्न भर दो, और जो सीए फ्रेंड है उसने सीएस को बोला कि आप मेरे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, और हम लोग आपस में कुछ भी पैसे इंटरचेंज नहीं करेंगे, हम लोग सर्विसेज बार्टर कर रहे हैं। तो गुड्स का भी बार्टर हो सकता है, सर्विसेज का भी बार्टर होता है। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्या बोला है कि ये सप्लाई है, तो जो सीए है उसे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। किस पे भरना पड़ेगा सीए को? जो इनकम जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके अमाउंट पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी चार्जेस वो दूसरों से रिकवर करता है उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। भले ही मनी इंटरचेंज नहीं हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट अपना शेयर मांगने जरूर आएगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। सेकेंड, एक्सचेंज। एक्सचेंज तो आपने सबने बहुत किया होगा। अमेजोन पे ऑफर्स आते हैं कि आप अपना पुराना फोन दो, नया फोन ले लो। तो आपने अगर कोई नया फोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपको आईफोन पसंद है, आपने 50,000 का आईफोन लिया है, लेकिन आपके पास पुराना आईफोन भी पड़ा हुआ है, पिछला आईफोन 6 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो आपने एक्सचेंज में दे दिया। तो 50,000 में से 10,000 कम हो गए, आपको पे कैश में से कितना करना पड़ा? 40,000। तो आपको टैक्स किस पे पे करना पड़ेगा? 50,000 पे कि 40,000 पे? तो आपको मतलब टैक्स तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो पे करेगा, वो पूरे अमाउंट पे करेगा 50,000 पे, क्योंकि उसने जो चीज बेची है दैट इज नॉट ऑफ वर्थ 40,000, वो 50,000 की ही है। आपने जो पेमेंट किया है वो कैसे किया है? 40,000 आपने कैश दिए हैं और 10,000 जो है उसका आपने फोन दिया है, तो फोन की भी वैल्यू है, इस केस में मानेंगे 10,000 है, तो उसको पूरे 50,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सचेंज। देन लीज, लीज रेंटल एंड डिस्पोजल। अगर आपने कुछ चीज लीज पे दी है, आपने मशीन लीज पे दी है, आपने लैंड लीज पे दिया है, कुछ भी लीज पे दिया है, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन होगा जिसको सप्लाई मानेंगे, राइट। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आप समरी में लिख सकते हैं, अगर जगह हो तो आप लिख सकते हैं सेल एंड ट्रांसफर, बार्टर एंड एक्सचेंज, और आपका आ गया लीज। ऑलराइट, तो आपकी समरी ऐसी दिख रही होगी। एंड डोंट वरी, अगर आपका ये अभी आप कहीं पीछे चल रहे हैं तो मैं बीच में 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, आज का लंबा सेशन रहेगा, तो 5 मिनट का 5 मिनट का मैं आपको बीच में ब्रेक भी दे दूंगा, तब आप इसको कंप्लीट और कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्लाई शुड बी फॉर कंसीडरेशन। ओके, तो सप्लाई जो है वो किसके लिए होना चाहिए? कंसीडरेशन। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमारा फॉर्म्स कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए, अगर आप फ्री में कुछ चीज कर रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर आप कुछ डोनेशन दे रहे हैं तो उस डोनेशन वाले को सप्लाई नहीं मानेंगे। अब क्या दे रखा है? शुड बी फॉर कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन मतलब होता क्या है? तो कंसीडरेशन में हमको देखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कंसीडरेशन कैन बी इन मनी और इट कैन बी इन काइंड। तो जो कंसीडरेशन है वो पैसा भी हो सकता है या फिर इन काइंड भी हो सकता है। आपने अगर उसके लिए कुछ सर्विस दी, तो आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्विस ली, उसके अगेंस्ट में आपने गुड्स दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ कंसीडरेशन, राइट। जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या देखा था कि 50,000 का फोन आपने नया लिया, उसके अगेंस्ट 10,000 का दे दिया, और 40,000 जो था वो आपने कैश में पे किया, तो जो 40,000 था दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन, एंड जो 10,000 आपने फोन दिया 10,000 का, दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। तो मनी में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि जो सर्विस ले रहा है या फिर जो गुड्स ले रहा है वही पेमेंट करे, कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ओला में जाते हैं, ओला उबर में, बट आपने अपना जो वॉलेट है, अपनी जो ऐप है उसमें वॉलेट अपने डैड का लिंक कर रखा है, तो आप ओला में जा रहे हैं, आपने सर्विसेज खुद ने ली है, लेकिन
वो पैसे किसके अकाउंट से डिडक्ट होंगे? आपके डैड से अकाउंट से। तो आप बोल सकते हो कि मैंने तो सर्विस ली है, बट मैंने इसका पेमेंट किया ही नहीं है, मेरे डैड ने किया है, तो क्या ये सब कंसिडरेशन है क्या? तो गवर्नमेंट बोली कि यस, दिस इज अ कंसिडरेशन। जरूरी नहीं है कि जो सप्लाई ले रहा है वही कंसिडरेशन दे, कोई थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन देगी तो दैट विल बी इंक्लूडेड। देन हाउएवर, गवर्नमेंट ने एक हाउएवर लगा दिया है, कुछ एक्सेप्शन दिया है इस चीज का। अगर कोई सब्सिडी दी है, सब्सिडी सिर्फ दो लोगों ने, सिर्फ दो लोग आएंगे इसमें, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी है इस केस में, तो ही क्या मानेंगे कि वो कंसीडरेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं, अगर आप मास्क बना रहे हो, ठीक है, आप मास्क बना रहे हो, अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मास्क बहुत ही डेफिशिएंसी है मास्क की, हमको मास्क बहुत चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस भी स्टेट में हो, वो गवर्नमेंट आपके पास आई कि आप मास्क बनाओ और इसको फ्री में दो, इसके जितने भी पैसे आप जितने भी दे रहे हो पर मास्क के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। तो अब आप क्या देखोगे, अब आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या ये सप्लाई है, सप्लाई के लिए कंसीडरेशन जरूरी है। कंसीडरेशन थर्ड पर्सन भी दे सकता है, तो गवर्नमेंट कोई और भी दे सकता है, बट ये कंसीडरेशन आपको कौन दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो इसीलिए इसको फिर आप सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको आप मानेंगे कि दिस इज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। तो सिर्फ दो चीजें आप इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, अगर सब्सिडी दी है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आपको कहीं और से सब्सिडी मिल रही है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसीडरेशन, और जैसी कंसीडरेशन हो गया आपका सप्लाई हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर लोकल गवर्नमेंट है, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसने अगर आपको पैसे दे रहे हैं, सब्सिडी दी है, तो वो इंक्लूड होगा सब्सिडी में और उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कंसीडरेशन के अंदर। तो कंसीडरेशन किस किस चीजों का हो सकता है? मनी प्लस इन काइंड हो सकता है, राइट? थर्ड पर्सन भी दे सकता है, एक्सेप्ट, यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। ठीक है, अगर अभी आपका थोड़ा कुछ ढंग से बन नहीं रहा है तो आप इसको बाद में भी बना सकते हैं, अभी रफ में बना लीजिए, बाद में इसको फेयर में कर लेना। तो ये हो गया। अब इसका एक्सेप्शंस है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। और एक और चीज है डिपॉजिट के बारे में। अब डिपॉजिट क्या होता है? आपको अगर ध्यान हो तो जब आप स्कूल में थे, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आप स्कूल गए थे, तो आपके पापा मम्मी ने वहां पे स्कूल फीस के साथ एक कॉशन मनी डिपॉजिट किया होगा। कॉशन मनी पता है क्या आपको? कॉशन मनी क्या होता है कि यदि आपके लाडले ने या आपकी लाडली ने कुछ भी उधम मचाई स्कूल में, कुछ भी हमारा खर्चा किया, तो हम उसमें से पैसे काट लेंगे। तो 5,000 10,000 जो भी होता था डिपॉजिट, वो आपको देना पड़ता था। अब क्या वो डिपॉजिट आपके पेरेंट्स ने जो दिया है वो किसी सर्विस के लिए दिया है क्या? नहीं, उससे कुछ सर्विस नहीं मिल रही है, वो सिर्फ क्या है, कॉशन मनी है, आपने एज अ डिपॉजिट स्कूल ने रख रखा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब अगर आप सिर्फ डिपॉजिट दे रहे हो तो उसको कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। अगर आप एक डिपॉजिट दे रहे हो तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पेमेंट, राइट? बट अगर कुछ फॉर सम रीजन, अगर आपने एक टाइम की फीस नहीं भरी और गवर्नमेंट ने उस डिपॉजिट, सॉरी गवर्नमेंट ने नहीं, अगर उस स्कूल ने वो कॉशन मनी में से पैसे डिडक्ट कर लिए कि आपकी ये फीस हम अपोर्शन कर रहे हैं इस डिपॉजिट में से, तब जब अपोर्शन करेंगे तब उनको उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, तब वो कंसिडरेशन मानेंगे। बट इनिशियली जब आप दोगे, जब उन्हें यूटिलाइज नहीं करा का, अलग से एक बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो अमाउंट, तब उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? माइनस डिपॉजिट। ठीक है, तो कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े? एक तो या तो मनी होना चाहिए या इन काइंड होना चाहिए, काइंड भी हो सकता है। देन थर्ड पर्सन दे रहा है तो भी उसको कंसिडरेशन मानोगे। सीजीए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानोगे, और अगर डिपॉजिट है तो उसको भी कंसिडरेशन नहीं मानोगे। तो ये सब का क्या कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे कंसिडरेशन से रिलेटेड। अब थोड़ी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए फॉर नॉट डूइंग अ बिजनेस,
मतलब कुछ नहीं करने के पैसे दिए हैं। अब आप खुद सोचो कि बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई ऐसे पैसे दे तो मजा ही आ जाए, तो क्या आपने उसके लिए कुछ सर्विस करी है क्या? तो अगर आप सर्विस की डेफिनेशन देखो तो उसमें क्या दे रखा है, इट इंक्लूड्स एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। तो अगर किसी भी चीज के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर वो इन तीनों चीजों में से नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे कि वो है सर्विस, राइट? तो इसीलिए अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे सर्विस टैक्स में भी पहले ये था कि अगर आप कुछ एक्ट बियर कर रहे हैं या फिर आपको कुछ चीज नहीं करने के भी पैसे मिल रहे हैं तो भी वो सप्लाई होगा। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। हैंड सैनिटाइजर सप्लाइड बाय गोदरेज फॉर विच सब्सिडी इज गिवन बाय बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सब्सिडी की बात आ गई है तो हमको ये देखना पड़ेगा कंसिडरेशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो हमको ये देखना है कि कंसिडरेशन दे कौन रहा है, सॉरी जो सब्सिडी है वो दे कौन रहा है। तो सब्सिडी कौन दे रहा है? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब मुंबई स्टेट है क्या? नहीं, मुंबई इज अ सिटी, तो इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे? सप्लाई। क्यों? क्योंकि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब्सिडी को हम सब्सिडी नहीं मानेंगे, कंसिडरेशन से एक्सक्लूड नहीं करेंगे। कंसिडरेशन है मतलब क्या है? सप्लाई है। देन यू फाइल्ड रिटर्न ऑफ अ फ्रेंड विदाउट एनी फी। आपने फ्री में किसी की, अपने दोस्त की रिटर्न फाइल करी तो इट विल नॉट बी अ सप्लाई क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। Then food packets distributed by Zomato for which subsidy is given by महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात आ गई है तो स्टेट गवर्नमेंट की बात आ गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोल रखा है कि अगर वो कुछ सब्सिडी देती है तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं मानेंगे। गुड्स सप्लाइड बाय एक्स टू वाई वेयर इज पेमेंट इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई। तो क्या थर्ड पार्टी पेमेंट करेगी तो उसको कंसिडरेशन मानेंगे, अगर कंसिडरेशन मानेंगे तो उसको सप्लाई भी मानेंगे, इसीलिए इट इज अ सप्लाई। वेरी गुड। अब एक क्लैरिफिकेशन आया है, ये जो थर्ड पार्टी वाला हमें ना, थर्ड पार्टी वो वाले उसके साथ, उससे रिलेटेड ही एक क्लैरिफिकेशन आया है एयरपोर्ट लेवीज का। बहुत सही है, मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी आप देखोगे ना कि एयरपोर्ट में आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो कभी भी, ठीक है, तो कभी आप बिल ऑब्जर्व करोगे तो उसमें ये दोनों लेवीज होते हैं, पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस। अब ये जो चार्जेस है ना, ये आपके बिल में रहते हैं। मतलब आप पे किसको करोगे? एयरलाइन को। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिगो से उड़ रहे हो, उड़ तो हम किसे भी लेते हैं बट इंडिगो से उड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल। देन एक होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर। अभी एयरपोर्ट ऑपरेटर कौन होता है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयरपोर्ट्स का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है। मतलब क्या कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एयरपोर्ट को मैनेज करता है। जैसे अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट का पता हो, कभी आप गए हो, तो वहां पे हर जगह जीएमआर ग्रुप लिखा हुआ रहता है, जीएमआर ग्रुप। तो जीएमआर ग्रुप क्या है? वो उस एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट इज मैनेज बाय जीएमआर। वैसे ही जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो जीवी के ग्रुप करके उनका एक जॉइंट वेंचर है, उसमें वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गया, ये कौन हो गया? हमारा जीएमआर ग्रुप हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको डायरेक्टली। आपको, ये आप हो और आपने इनवॉइस का पेमेंट किया है। अब आपको सर्विसेज क्या दे रहे हैं? आप वहां पे जाते हो, बढ़िया चेयर पे बैठते हो, एसी का मजा लेते हो। तो ये सब चीजें, जो एम्बियंस आपको मिल रही है वो कौन दे रहा है? वो आपको एयरलाइंस नहीं दे रही है। एयरलाइंस का काम है सिर्फ प्लेन उड़ाना, वो, और एयरपोर्ट मैनेज करने का काम किसका है? एयरपोर्ट ऑपरेटर का। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या बोलता है कि मुझे ये चीज, ये पैसे, इतने पैसे हर पैसेंजर से कलेक्ट करने हैं, तो अब इसके लिए क्या करूं? मैं अलग काउंटर लगा दूं तो कोई पेमेंट करेगा ही नहीं। तो इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं एयरलाइंस को कि तुम कलेक्ट कर लो अपने टिकट में और ये हमको वापस करके दे देना। ये 5 रुपए जो है वो आपसे एयरलाइंस कलेक्ट कर लेगी और दे देगी एयरपोर्ट ऑपरेटर को। अब बताओ, ये जो 5 रुपए है, इस पे, इसको सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं? ये कंसिडरेशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सर्विस आपको दे रहे हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर, बट वो डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहा है। चार्ज कौन कर रहा है आपसे? इंडिगो के थ्रू। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज अ
कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, और इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर इस केस में अगर इंडिगो कुछ कलेक्शन फीस चार्ज कर रही है, कुछ कलेक्शन फीस अगर चार्ज करी है, तो इसके लिए इंडिगो को भी उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि हर ये जो 5 रुपए है, इस पे मैं 1 रुपए कलेक्शन फीस चार्ज करूंगा, तो वो जो 1 रुपए है उस पे इंडिगो को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो 5 रुपए हैं जो उनके पास आ रहे हैं, उसके लिए किसको पे फीस पे करनी, किसको पे करना पड़ेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर को, राइट। तो आई थिंक सेशन थोड़ा हैवी हो गया है, तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इट इज 11:54, तो 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। 11:57 पे हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक आपको पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, बट 2 मिनट में प्लीज बी बैक। आई विल स्टार्ट एट शार्प 11:57। या सो गाइस, आई एम बैक। तो हमारा कंसीडरेशन वाला जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देन सप्लाई शुड बी फॉर बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने अगेन डेफिनेशन दे रखी है कि ये सब चीजें, ये सब एक्टिविटीज मानेंगे कि विद इन बिजनेस है। अगर आपका पिक्यूनियरी बेनिफिट नहीं है, मतलब प्रॉफिट मोटिव हो या प्रॉफिट मोटिव नहीं हो, तो भी उसको मानेंगे कि इट इज अ बिजनेस। जैसे अगर कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है, उससे जो पैसे आएंगे वो चैरिटी में देगा, उसका नॉट फॉर प्रॉफिट काम है, बट फिर भी उसको जो पैसे तो मिल ही रहे हैं, कंसिडरेशन तो मिल ही रहा है, तो इसको क्या मानेंगे कि इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और इसको सप्लाई मानेंगे। देन ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू अबव, तो इससे इंसिडेंटल जो भी चीजें होगी उस पे लगेगा, उसको भी सप्लाई मानेंगे। वेदर और नॉट देर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। अगर आप रोज के रोज नहीं कर रहे हैं, जैसे स्क्रैप है, स्क्रैप आप रोज बेचते हैं क्या? नहीं, हो सकता है आप साल में एक बार बेचे, या फिर हो सकता है आप महीने में एक बार बेच, सॉरी 5 साल में एक बार बेचे, राइट। और उसकी वॉल्यूम कितना भी हो, आपका 100 करोड़ का बिजनेस है, आप 10,000 का ही
स्क्रैप बेच रहे हैं, बट फिर भी उसको क्या मानेंगे? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। देन अगर आपने कुछ सप्लाई या अक्वायर करिए कैपिटल एसेट, तो उसको भी मानेंगे। या फिर अगर आपने जब आपने कमेंट्स किया है या फिर क्लोज किया है बिजनेस, तो उस टाइम पे भी क्या मानेंगे कि इट इज अ सप्लाई। जैसे आपने, आपके पास कैपिटल गुड है, कुछ मशीनरी पड़ी हुई है जो कि आप अब कंपनी लिक्विडेट कर रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो उसको भी सप्लाई मानेंगे। देन अगर कुछ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, ये ऐसा सब, जैसे अगर आपको, आप बिल्डिंग में रहते हैं तो वहां की भी एक सोसाइटी होती है, तो उस सोसाइटी में भी अगर कुछ चीजें मेंबर्स को दी गई है, जैसे कैंटीन फैसिलिटी है क्लब में, वहां पे अगर आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ गुड्स दे रहे हैं, उसके लिए आप पे कर रहे हो, तो वो भी सप्लाई मानेंगे। उसमें ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, उसको मानेंगे। अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए आप फीस चार्ज कर रहे हैं, आपका काम, बिजनेस का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसके लिए आप फीस चार्ज कर रहे हैं, आपका काम इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं है, बट फिर भी आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो वो भी सप्लाई में आ जाएगा। देन अगर डायरेक्टर फीस है कि आप, कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है जिसके लिए आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो दैट विल बी इंक्लूडेड। हॉर्स रेसिंग को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखा है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कुछ एज अ पब्लिक अथॉरिटी भी कुछ सर्विसेज दे रही है, तो भी, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन इज रन बाय इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है इनफैक्ट, उस पे भी आप, गवर्नमेंट उस पे जीएसटी पे करती है। तो ये हो गए आपके बिजनेस के एग्जाम्पल। अगर आप चाहो तो ये समरी में लिख सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से आपको ध्यान रहेगा ही, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो इट इज नॉट एन इशू। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सेलिंग ऑफ गुड्स बाय एचयूएल फॉर डोनेटिंग प्रॉफिट टू एन एनजीओ। एचयूएल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कुछ गुड्स बेचे, जिसका जो भी प्रॉफिट आएगा उसको किसको देंगे? एनजीओ को। तो ये, दिस इज नॉट फॉर पिक्यूनियरी बेनिफिट, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। देन पार्किंग फीस अगर चार्ज करी है आपकी सोसाइटी ने, तो वो भी एक सप्लाई होगा। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपने कार खरीदी है, कार किसके लिए खरीदी है? आपकी पर्सनल, आप उससे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओगे, तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे? नो। यहाँ पर ये नॉट इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस है। देन सेलिंग ऑफ ओल्ड टूल्स वंस इन एवरी 5 years, आपकी बिजनेस की पॉलिसी है कि हर 5वें साल आप अपने पुराने टूल्स बेचते हैं, हर साल नहीं बेचते, हर 5वें साल, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, भले उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो। देन सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी, आपकी पुरानी ज्वेलरी है, अंगूठियां हैं, चेन्स हैं, आप बेच रहे हैं, दीज आर ऑल पर्सनल आइटम, दीज आर नॉट बिजनेस एसेट्स, राइट। तो इसीलिए इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, दिस इज नॉट अ सप्लाई। नहीं तो सारी घर की सारी लेडीज को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर इस पे भी बोल दिया कि अगर इसको भी कवर करेंगे तो। अब एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट का आया था कि आप जाते हैं मंदिर, मंदिर में आप देते हैं डोनेशन। जब डोनेशन देते हैं तब आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ, मेरे को पता, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने डोनेट किया है। तो आपने क्या बोला मंदिर के पुजारी को कि जब आप ये मंदिर को रेनोवेट करो, इसमें गेट लगाओ, तो गेट में बड़े अक्षरों में मेरा नाम आना चाहिए, सीए या सीएस, मिस्टर एक्स एंड वाई या मिसेस एक्स, मिस एक्स एंड वाई। तो क्या उस पुजारी ने आपको सर्विस दी है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, उस पुजारी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो सिर्फ, उसको कुछ करना नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है आपके लिए, तो इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज नॉट अ सप्लाई। और इस चीज में जो पुजारी है उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये ऑरेंज ऑरेंज हाईलाइटेड है वो देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो क्विट प्रो क्यो। क्विट प्रो क्यो मतलब पता है क्या होता है? कि कुछ आप दे रहे हैं, बदले में आप कुछ ले रहे हैं, उसको बोलते हैं क्विट प्रो क्यो। और तो देयर इज नो जीएसटी लाइबिलिटी ऑन सच कंसिडरेशन, राइट। तो डोनेशन दोगे तो आप बेझिझक डोनेशन दे सकते हो, जितना डोनेशन देना दे सकते हो, उसके लिए आपका नाम भी आ जाएगा और आपको उसके लिए जीएसटी भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बिजनेस वाला कंप्लीट। अब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन टू शेड्यूल 1,
मतलब क्या है, सप्लाई मानेंगे अगर आपका कंसीडरेशन होगा, बट कुछ केसेस हैं जिसमें अगर कंसीडरेशन नहीं भी हुआ तो भी उसको क्या मानेंगे, उसको सप्लाई मानेंगे। तो अभी कौन से केसेस हैं, तो ये 4 केसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से भी प्रेजेंट किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये 4 चीजें जो हैं इस पे अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो भी आपको इस पे सप्लाई मानेंगे और जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो क्या है ये, फर्स्ट है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अगर आपकी कोई बिजनेस एसेट है, आपके पास लैपटॉप है या कुछ भी है जो कि आपने विदाउट एनी कुछ भी बिना कंसीडरेशन के भी आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो उस पे जीएसटी लगेगा। अब ये क्यों आया, आप सोचेंगे कि यार ये तो फ्री में दे रहा हूं मैं अपनी बिजनेस एसेट, तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे आप हो, ठीक है, आपने एक लैपटॉप लिया, आप अभी नए नए सीए या सीएस बने हैं, आपने नया लैपटॉप लिया और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज किया, इस पे आपने टैक्स पे किया होगा। आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख का लैपटॉप लिया, बिजनेस एसेट ली, लैपटॉप इज अ बिजनेस एसेट, आप उसको बिजनेस में यूज करने वाले हैं, उसमें 18,000 आपने जीएसटी पे किया, तो आपने टोटल कितना पे किया, 1,18,000 आपने जिससे खरीदा उसको पे किया होगा, और ये जो 18,000 जीएसटी है ये चला गया होगा गवर्नमेंट के पास। बट आपने क्या बोला, बट गवर्नमेंट रुको 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 रुको, ये जो 18,000 है ये तो छोटा सा अमाउंट है, ये 18,000 का यूज करके, इस लैपटॉप का यूज करके मैं धड़ाधड़ रिटर्न भरूंगा, रिटर्न भरूंगी, और आपको ये 18,000 से ज्यादा का रेवेन्यू लाके दूंगा या फिर ज्यादा रेवेन्यू लाके दूंगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है बताओ तो क्या करोगे, तो गवर्नमेंट आपने बोला कि मैं इसके लिए सर्विसेज दूंगा, रिटर्न्स फाइल करूंगा इससे, और जो उससे रेवेन्यू आएगा उसका जो जीएसटी है वो आपको मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर आप वो आगे हमको देने वाले हो, अगर आप अभी कंज्यूम नहीं कर रहे हो इस लैपटॉप को पर्सनली यूज नहीं कर रहे हो, तो हम इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, जो कि आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में यूज कर लेना। अगर आपकी जितनी भी आउटपुट लाइबिलिटी आएगी तो जो नेट होगी वो ही आप पे करोगे। तो आपने इसका क्या ले लिया, आईटीसी। अब आपने गवर्नमेंट को प्रॉमिस कर दिया है कि आगे जो भी टैक्स आएंगे मैं आपको ज्यादा टैक्स देने वाला हूँ, इसलिए मुझे आईटीसी दे दो। आपने बहुत प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप आईटीसी ले लो। बट अब आप हो वेल सेटल्ड, तो आपकी हो गई है शादी, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट हो गई। तो अब जो आपका फियांसे या फियांसी है उसने आपको बोला कि मुझे चाहिए लैपटॉप मूवी देखने के लिए। तो आपने बोला, आप क्या बोलोगे कि जो मेरा है वो तेरा है, तो ले ले जानू, तो यूज कर ले उसको। अब आपका फियांसे या फियांसी उसमें मूवीज देख रहे हैं। अब आपके पास कौन आएगा, आपके पास जीएसटी ऑफिसर आएगा। वो क्या बोलेगा, भाई क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा जो तूने प्रॉमिस किया था कि हमको आगे जाके तू टैक्स देगा, तूने तो ये लैपटॉप दे दिया अपने बाबू को और वो उस पर मूवी देख रहा है, देख रही है। तो अब ये टैक्स हमको आगे नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए तूने भले ये फ्री में दिया है लेकिन हम इसको क्या मानेंगे कि ये सप्लाई है और तुझे इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तू हमको इसका यूज करके कुछ कमा के नहीं देने वाला है। तो इसीलिए ये वाला प्रोविजन आया है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है जिसपे आपने आईटीसी ली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आईटीसी ली है तो ही आपको जीएसटी, तो ही इसको सप्लाई मानेंगे और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो बिजनेस एसेट होनी चाहिए, बिजनेस की एसेट, ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड। तो ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई होगी तो ही, अगर विदाउट कंसीडरेशन भी आपने कुछ बिजनेस एसेट ट्रांसफर करी है तो उसको क्या मानेंगे, उसको सप्लाई मानेंगे। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अ बिजनेसमैन हु हैड अवेल्ड आईटीसी ऑन लैपटॉप गिव्स इट टू हिज फ्रेंड, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। तो मैंने ही लिख दिया यहाँ पे तो कि सप्लाई मानेंगे, तो उसको सप्लाई मानेंगे। सेल ऑफ कार बाय कंपनी ऑन विच आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड, तो से एसेट है, बिजनेस एसेट है कार, लेकिन उस पे आईटीसी लिया था क्या, नहीं। दोनों चीजें अगर वो होगी, मीट होगी,
तो ही उसको मानेंगे। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल नहीं लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा विदाउट सेल विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट अ सप्लाई। एंड बिजनेस एसेट ऑन विच पहले आपने आईटीसी लिया था उसको आपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया है, तो बिजनेस और आपको अलग अलग मानेंगे, आपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया तो उसको सप्लाई बोलेंगे, राइट। अब ये हो गया हमारा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, तो मैं वो यहां पर लिख भी दूंगा। यहाँ पे शेड्यूल में जो मैंने आपको बोला था 4 चीजें आएगी, तो फर्स्ट हो गया परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, राइट। अब सेकंड है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और बिजनेस। हम लोग ये कल पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और प्रिंसिपल एजेंट वाला भी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस पढ़ने वाले हैं। तो अगर कभी भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हुई ना, तो आपको सिर्फ ये चार्ट रेफर करना है, और ये चार्ट में आपके सारे आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो बिजनेस में हम लोग ने एक एक्सेप्शन पढ़ा था यहां पर, कि जो बिजनेस है सप्लाई तभी होगा जब आपने कुछ सप्लाई लिया है या सप्लाई किया है विच इज इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस। उसका एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मतलब अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, भले ही आपने इसको पर्सनल यूज के लिए की है, तो भी उसको क्या मानेंगे कि इट इज इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस। बट उसमें ऐसा है कि आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा वैसा। तो जैसे अगर आपने आपको आपका घर बनाना है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आपको घर बनाना है अपना, एफिल टावर जैसा बनाना है, उसके लिए आपने आर्किटेक्ट कहाँ से मंगवाया है, पेरिस से, उसको आप कुछ पेमेंट कर रहे हो यूरोज में, तो उसको क्या मानेंगे? ये आपके बिजनेस के लिए है क्या? नहीं, आप अपना पर्सनल घर बनवा रहे हैं, बट उसमें भी उसको क्या मानेंगे कि इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो एक तो वो हो गया। और अब क्या बोला है कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है अपनी रिलेटेड पर्सन से, तो विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ तो भी उस पे सप्लाई, उसको जीएसटी सप्लाई मानेंगे और जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो चार्ट है, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको कभी भी इंपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इस चार्ट को रेफर करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, और इसीलिए मैंने इसको अच्छे से भी बनाया है। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। अगर कंसीडरेशन है, बिजनेस के लिए नहीं भी हुआ, तो भी क्या हो जाएगा? सप्लाई। सप्लाई मैंने ऑरेंज में डाला है, और अगर नॉट अ सप्लाई तो मैंने ग्रीन में डाला है। तो क्या हो गया? अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, पर्सनल यूज के लिए करी है, किसी भी चीज के लिए करी है, अगर जैसी आपको कंसीडरेशन मिल रहा है, अगर कंसीडरेशन मिल रहा है, तो आपको आगे कुछ नहीं सोचना है, उसको क्या मानना है कि इट इज अ सप्लाई। अगर कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, अगर कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आगे देखना पड़ेगा। अगर पार्टी रिलेटेड नहीं है, आप जिससे सर्विसेज ले रहे हैं उसको आप जानते ही नहीं है, वो आपका रिलेटिव नहीं है, तो इट विल नॉट बी अ सप्लाई। रिलेटेड की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि रिलेटेड में कौन कौन आता है, वो हम आगे देखेंगे। बट अगर रिलेटेड है तो वापस से दो बातें होगी, या तो आप उसको अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो ही वो सप्लाई होगा, अगर बिजनेस के लिए नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। तो इसीलिए ये वाला जो चार्ट है, दिस इज आपको सब चीजें यहीं पे मिल जाएगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिर्फ ये चार्ट याद रखना है और आपके सारे आंसर इससे हो जाएंगे, राइट। तो यह हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला भी खत्म हो गया। और जो हमारा एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस वाला है, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस है,
फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, राइट। तो हमारा यहाँ तक का चार्ट बना है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आई नो थोड़ा हैवी हो गया है, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा आज? तो हमने स्टार्ट किया था सप्लाई से, कि सप्लाई क्यों रेलेवेंट है सर? क्योंकि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। अगर कोई इवेंट में, कोई एक्टिविटी में सप्लाई लगेगा, तभी हमको आगे दिमाग लगाना है कि उस पर जीएसटी का क्या होगा। तो सबसे पहले सप्लाई देखना जरूरी है। सप्लाई के लिए क्या क्या होना चाहिए हमको? सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्कोप, कि सप्लाई में क्या क्या होना चाहिए। सप्लाई शुड बी फॉर गुड्स और सर्विस। गुड्स में क्या आ जाएगा आपका? गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट दो चीजें एक्सक्लूड करी थी, मनी और सिक्योरिटीज, और दो चीजें इंक्लूड करी थी, एक्शनेबल क्लेम और क्रॉप्स या फिर ग्रास, अगर ये सब कुछ है तो ये क्या हो गया आपका? गुड्स। नेक्स्ट क्या है आपका? सर्विस। सर्विस में क्या था? 3 चीजें एक्सक्लूड करी थी, एक तो गुड्स एक्सक्लूड कर दो, और मनी और सिक्योरिटीज जो कि गुड से भी एक्सक्लूडेड थी वो आपने एक्सक्लूड कर दी। पर उसमें ऐड क्या करना है? अगर आपने कुछ कन्वर्जन ऑफ मनी में हेल्प करी है, असिस्ट करा है, फैसिलिटेट किया है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? सर्विस। देन फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा था? फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में हमने ये देखा था कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज या फिर लीज, ये सब चीजें हो सकती है, तो इन सबको क्या मानेंगे? सप्लाई। कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन जरूरी है क्या सिर्फ मनी में हो? नो, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। जरूरी है क्या सिर्फ रेसिपिएंट पे करे? नो, इट कैन बी पेड बाय थर्ड पार्टी ऑल्सो। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसको आप लोग क्या कंसिडरेशन नहीं मानोगे, और उसको सप्लाई भी नहीं मानोगे। देन डिपॉजिट की बात करी थी, अगर सिर्फ डिपॉजिट दिया है तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। देन हमने पढ़ा था बिजनेस के पर्सपेक्टिव में कि बिजनेस होना चाहिए, और हमने 8-9 पॉइंट्स पढ़े थे कि ये सब चीजों को भी बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, भले ही वो फिर आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो तो भी मानेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, वॉल्यूम कितना भी हो, और वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कब कंसिडरेशन नहीं भी हुआ, कंसिडरेशन के एग्जाम्पशन, कंसिडरेशन के एक्सेप्शन से कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो भी क्या मानोगे? उसको सप्लाई। तो उसमें हमने 2 पढ़ा, एक तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट अगर आपने किया है इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको मानेंगे कि इट इज अ सप्लाई, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रेफर करना है? ये चार्ट है, कभी भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कोई भी क्वेश्चन आया, ये जो चार्ट है इसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो ऑन दिस नोट हम लोग आज का कॉन्सेप्ट सेशन खत्म करते हैं। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यूज, तो अगर आपको एमसीक्यूज डिस्कशन नहीं करना है तो आप जा सकते हैं। बाकी एमसीक्यू मैंने आपको जो कल दिए थे, आई होप आपने वो करे होंगे। तो लेट्स सी उसके आंसर्स क्या हैं। उसमें आप लोगों ने डाउट्स भी पूछे थे, तो मैंने आपको यही बोला था कि आप प्लीज होल्ड करो, मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसको तो आप सबने ही ऑलमोस्ट सही आंसर दिया था, 1 जुलाई। मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ दिल्ली, तो ए ने महाराष्ट्र में है, उसने गुड्स बेचे बी को जो कि दिल्ली में है। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी, तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ए, क्योंकि हमेशा एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो नॉर्मली जो पेमेंट होता है ना वो सप्लायर को करना पड़ता है टैक्स का, गवर्नमेंट को। तो इसीलिए क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है महाराष्ट्र टू दिल्ली, तो आईजीएसटी लगेगा, और पे कौन करेगा? मिस्टर ए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, तो इसमें कंपोजिशन आएगा, किसी ने जीएसपी भी लिख रखा है तो दैट इज रॉन्ग। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन, तो इसमें सिर्फ टोबैको आएगा, टोबैको पे लगता है जीएसटी। अगर आपको वो चार्ट याद आ रहा हो तो उसमें 2 चीजें थी जिसपे जीएसटी लगता था, और 4 चीजें थी जिसपे जीएसटी नहीं लगता था, तो ये इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड नॉट यूटीजीएसटी, तो हमको पता है कि पौंडीचेरी और दिल्ली वैसे यूनियन टेरिटरी हैं, बट उनकी खुद की लेजिस्लेशन है इसलिए वो एसजीएसटी लगाते हैं। त्रिपुरा इज ऑल्सो अ स्टेट, तो वो भी एसजीएसटी लगाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। Which of the following goods will be taxable under GST from a future date, जब जीएसटी काउंसिल बताएगी। तो हमने इसमें पढ़ा था कि नेचुरल गैस और वो सब पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें जब मैंने डिजाइन किया था तो ये मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको करेक्ट कर दिया है कि ये भी
बाद में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज आल्सो अ नेचुरल गैस, तो इसलिए नेचुरल गैस है तो सीएनजी पे भी जीएसटी बाद में एप्लीकेबल होगा। तो आपका पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम क्रूड, तो ये चारों चीजें आपको बाद में टैक्सेबल होगी इन जीएसटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, तो क्या क्या सब्ज्यूम हो गए हैं, तो एक्साइज ड्यूटी हो गई है, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अभी भी लगती है, एंट्री टैक्स हो गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं हुई है, एंटरटेनमेंट टैक्स में कुछ लोगों को डाउट था, तो एंटरटेनमेंट टैक्स दोनों लेवी करते थे, पहले स्टेट भी करते थे और लोकल गवर्नमेंट भी करती थी। तो जो स्टेट वाला है ये हो गया है सब्ज्यूम, और लोकल वाला जो है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल लगाते हैं वो अभी भी चल रहा है, तो इसीलिए ये लोकल गवर्नमेंट है, तो ये सब्ज्यूम नहीं हुआ है। देन इसमें से कौन सा है, ये तो आपने सबने सही दे ही दिया था, ये भी आपने सबने ऑलमोस्ट सही दिया था, ये भी ऑलमोस्ट सही दिया था। 245 चेयरपर्सन कौन होगा जीएसटी काउंसिल का, तो फाइनेंस मिनिस्टर। ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी तो नहीं बोल सकते बट फिर भी, शेल रेकमेंड डेट फ्रॉम विच अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नहीं, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो इसलिए ये इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आना चाहिए था। कोरम रिक्वायरमेंट आप सबने सही दी थी। जीएसटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जीएसटी काउंसिल, तो 15 सितंबर, दिस इज अ फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कौन आईटीसी नहीं ले सकता, ये सबने सही दिया था। फाइनली किसको जीएसटी मिलता है, तो जो जिस स्टेट में कंजम्पशन होता है, दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, इसलिए जहां पर फाइनली कंजम्पशन हो रहा है वहां पे मिलता है। हु अर्न्स द टैक्स कलेक्टेड एज आईजीएसटी, तो आईजीएसटी कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन कुछ पोर्शन वो स्टेट गवर्नमेंट के पास के साथ भी शेयर करती है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, ऑब्वियसली दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो जहां पर कंज्यूमशन हुआ है, जो कंज्यूमर स्टेट है उसके साथ वो शेयर करेगी। प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन सेस, नाम में ही लिख रखा है कि कॉम्पनसेशन के लिए है, तो ये इसका आंसर कॉम्पनसेशन होना चाहिए। पावर किसकी है कॉन्स्टिट्यूट करने की, तो वो प्रेसिडेंट के पास है। विच आर करंटली कवर्ड अंडर जीएसटी, तो एलपीजी है, सिर्फ सीएनजी जो भी नेचुरल गैस से रिलेटेड है ना वो कवर्ड नहीं है, बाकी सब कवर्ड है। मोटर स्पिरिट, ये पेट्रोल ही होता है, इसको मोटर स्पिरिट के नाम से भी बोलते हैं। टोबैको है, ओपियम है, ये नहीं होना चाहिए। देन अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ लिकर अभी नहीं है जीएसटी में, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल नॉर्मली आपका टैक्सेबल रहेगा जीएसटी में, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसमें भी रजिस्ट्रेशन वाले में भी आपको डाउट था, आई नो, ये थोड़ा अर्ली स्टेज पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, तो अगर आपका ये गलत भी हुआ तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें ऐसा था कि आसाम में किसी ने 22 लाख के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं, तो आसाम थर्ड लिस्ट में है, बट क्योंकि आपने सर्विस भी प्रोवाइड करी है, अगर 1 रुपए की भी सर्विस आप दे रहे हो तो आपको वो थर्ड वाली लिस्ट में आप फॉल नहीं करोगे, क्योंकि उसमें क्या स्पेसिफिकली क्या दे रखा है कि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, आप सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और देन 14 लैक्स और 19 लैक्स और 2 लैक्स दोनों मिला के आपके कितने हो गए, 21 लैक्स हिमाचल प्रदेश, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेम रीजन जो ऊपर दिया था। देन मैंने आपको ये एक केस स्टडी दी थी, ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है, अभी अभी आया है, नया डिसीजन है। तो इसमें जो ट्रेडर है, ट्रेडर ने क्या बोला था, जब कर्नाटक केरला वीएटी अथॉरिटी ने नोटिस इशू किया कि आपने एक पुराने पीरियड में 11, 12 या 10, 11 में आपने ये कंप्लायंस का ब्रीच किया है वीएटी में, तो ट्रेडर ने बोला कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या आप बोल रहे हो कि आप हमारे ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स करोगे या फिर ऑडिट करोगे, क्योंकि वीएटी तो अबॉलिश हो गया है, अब आपके पास कोई राइट ही नहीं है करने का। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने ये बोला कि कभी भी एक्ट, मतलब कभी भी टैक्स लगाने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है,
दूसरे आपका होता है एक्ट। तो ये जो वीएटी एक्ट है, केरला वीएटी एक्ट, ये अभी भी चल रहा है, उसको एबॉलिश नहीं किया है। उसमें कैसा है कि उसको सब्ज्यूम किया है बट उसको अबॉलिश नहीं किया है उस पीरियड के लिए। सेकेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो गवर्नमेंट, तो जो कोर्ट है उसने इस पे स्ट्रेस करके क्या बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो अभी भी है स्टेट के पास कि वो गुड्स को एडमिनिस्टर कर सके। कैसे? तो आपको अगर ध्यान होगा तो पहले ये यूनियन लिस्ट में था, सॉरी स्टेट लिस्ट में था, वीएटी का पावर के गुड्स पे आप लगा सकते हो। अब नया सेक्शन, नया आर्टिकल इंसर्ट हो गया है, अब नया आर्टिकल इंसर्ट हो गया है 246 ए, और जिसमें 246 ए में क्या है कि दोनों को राइट दे रखी है कि गुड्स पे दोनों कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पे भी आपको ये बोलेंगे कि ये जो है इसमें वीएटी लगेगा। हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन था कि द कंटेंशन ऑफ द ट्रेडर इज रॉन्ग। और मुझे क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड। ओके, तो राधिका बोल रही है कि इसका मुझे आंसर चाहिए। ओके ठीक है, तो मैं इसका आंसर मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ये जनरली एग्जाम में इस पर्सपेक्टिव से आए नहीं आए वैसा है। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, थैंक यू फॉर कमिंग। और आज का जो भी हमने टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको दे दूंगा। एंड वन लास्ट थिंग, जो ये जो एमसीक्यूज थे, अगर आपको इसमें थोड़े कम मार्क्स आए हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इसमें से जो भी सब चीजें हैं वो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले, जैसे रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का अलग चैप्टर है, कंपोजिशन उसके लिए भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको कम मार्क्स आए हैं तो डोंट गेट वरीड, इट इज ऑल फाइन। ये मैंने दिया ही इसलिए था, ये सब इंस्टीट्यूट के थोड़ा ऊपर है, इंस्टीट्यूट के लेवल से थोड़ा ऊपर था। तो अगर आपने ये कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो डोंट वरी, हम लोग आगे करेंगे, आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आगे वाले जो रहेंगे वो और सही रहेंगे। तो ऑन दैट नोट, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, या राइट, मैं भूल गया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर आपको 15 तक भी आए हैं ना तो इट इज ऑल फाइन, 15 तक इट इज गुड स्कोर आई वुड से। और 20 के ऊपर अगर आपको आए हैं तो इट्स डिस्टिंक्शन या फिर रैंक वाला मटेरियल। तो 15 तक आए हैं तो डोंट गेट वरीड, 15 से इसको कम है, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, बट हम लोग आगे और करेंगे तो वी विल एडजस्ट आगे। तो दिस इज द स्कोर बोर्ड, मैं एक बार इसको वापस से फिल्टर सॉर्ट कर देता हूँ, किसी एंड में भी आए होंगे तो। हम्म, तो हाईएस्ट स्कोर है 22, जो कि विनी का है। देन 21 सोनल, देवांगी,
20 गुंजन, आशिता, गौतम, काजल, नेहा और 19 है श्रेया। और ये जो मैंने एक CNG वाला छोड़ दिया था उसके बाद वाले स्कोर हैं, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया था। तो दीज आर द फाइनल स्कोर्स। तो मैं आपको बोलूंगा कि जिन्हें भी 15 तक आए हैं, इन सब लोगों को यू आर ऑल गोइंग गुड एंड अच्छा था। आपने आई होप आपने ये पढ़ के फिर ही करा होगा, तभी आपको 15 आए। और जिनको 14 या उससे कम है उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। मे भी हो सकता है उन्होंने थोड़ा लाइटली लिया हो और बिना पढ़े ही MCQ अटेंड करने का ट्राई किया हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जैसे आज का भी है तो आप एक बार उसको पढ़ें, एक बार गो थ्रू करें, उसके बाद ही जो MCQs हैं वो सॉल्व करें। तो अगेन MCQs मैं आपको 5 o'clock के अराउंड भेज दूंगा, 5 या उससे पहले ही। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डू वेल, डू स्टडी। जो मैंने आपको पढ़ाया अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे या थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये चैप्टर आगे के लिए खत्म हो जाएगा, आपको वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। और तब तक के लिए, कल के लिए गुड बाय एंड होप टू सी यू टुमारो। बाय बाय, थैंक यू।